हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। तो बिहार शिक्षक भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो। और साइंस जीके का सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम ये आज पार्ट 4 हमारा है। और अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात के संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो ये कंपाउंड कहलाता है। ये हमको याद रखना है, ठीक है। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट जब मिलते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? कंपाउंड कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर किस रोग से संबंधित हैं? तो एडवर्ड जेनर जो है वो स्मॉल पॉक्स से संबंधित हैं। यही हमको ध्यान रखना है। रेबीज़ के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज़ के टीके की खोज और ये लुईस पॉस्चर ने की थी। और दूध का जो पॉस्चराइजन है इसका सिद्धांत भी जो है वो लुईस पॉस्चर ने ही दिया था। और एक क्वेश्चन और मोस्टली बनता है एग्ज़ाम में कि कॉलरा और टीबी जो है ये किस, सबसे पहले तो ये बताइए किसके थ्रू होता है, यानी वायरस या बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ किसके थ्रू होता है? तो ये बैक्टीरिया के थ्रू होने वाला डिसीज़ेज़ हैं। और इनके टीके की खोज जो है वो रॉबर्ट कोच ने की थी। और ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है। ये तीन जो अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया है रॉबर्ट कोच के बारे में। और अभी ये एडवर्ड जेनर स्मॉल पॉक्स से संबंधित हैं। स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज सर्वप्रथम इन्होंने ही की थी। और अभी हमने लुईस पॉस्चर के बारे में डिस्कस किया जिन्होंने रेबीज़ के टीके और जो है वो दूध का पॉस्चराइजन सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो किडनी का जो डिसीज़ होती है वो कैडमियम के उससे होता है, प्रदूषण से होता है। और भी हमने कई सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि जो जल सबसे ज़्यादा प्रदूषित रहता है तो उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो उसमें आर्सेनिक पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा प्रभावित वाला राज्य कौन सा है? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आर्सेनिक से प्रभावित सबसे ज़्यादा प्रभावित वाला राज्य कौन सा है? तो वो है वेस्ट बंगाल है, यानी बंगाल है। तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखिएगा, प्रदूषण से ये क्वेश्चन बनता है, स्पेशली वाटर पॉल्यूशन से। नेक्स्ट है, बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है? तो क्षय रोग से, यानी जो ट्यूबरक्लोसिस होता है उसके बचाव के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। और एक डीपीटी का भी टीका होता है, वो डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और ये सारे डिसीज़ के लिए होता है। ये वायरस से संबंधित डिसीज़ हैं। और ये जो बीसीजी का टीका क्षय रोग यानी टाइफाइड है, ये बैक्टीरिया संबंधित डिसीज़ है। ये भी आपको ये ध्यान रखना है। डिसीज़ वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ किससे होते हैं, ये सारा चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो ये पढ़ के रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे क्योंकि काफ़ी सारा कुछ मेंशन है इससे रिलेटेड। एनसीईआरटी में तो मेंशन है, एससीईआरटी में भी डेफिनेटली होगा क्योंकि एनसीईआरटी के उससे ही जो है एससीईआरटी की किताबें बनाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन हमको मिलता है उसका स्रोत जो होता है वो जल होता है। और इसका ये जो रिएक्शन होता है वो हमको याद रखना है कि किन किन चीज़ों से मिलकर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये मिल के जो होते हैं सनलाइट की उपस्थिति में और क्लोरोफिल में, तो ये क्या बनाते हैं? स्टार्च बनाते हैं, यानी ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6 और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं ये, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन हमको मिला इसका स्रोत होता है ये जो हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हमने ऐड किया उससे, तो ये ऑक्सीजन इसका स्रोत है। और एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो हमको स्टार्च मिला यानी ये जो ग्लूकोज मिला इसका सोर्स क्या होता है? तो इसका सोर्स जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो एनाबॉलिक रिएक्शन है। और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो होती है इसमें रिडॉक्स रिएक्शन भी चलता रहता है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब एक एलिमेंट या एक कंपाउंड का जो है वो ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का रिडक्शन होता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार बनता है, जैसे कि टॉपिक में मेंशन है कि क्लास 10th की एनसीईआरटी तक पूछा जाएगा और एससीईआरटी, तो इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर भी इंक्लूड है। और फिलहाल फोटोसिंथेसिस में ये प्रोसेस होती है, तो थोड़ा सा डिस्कस करके चलते हैं। तो जैसे कि यहाँ डिस्कशन हम लोग करेंगे, जस्ट ए मिनट। हाँ, वो एक्चुअली थोड़ा सा लाइटिंग का इशू था, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड
और वाटर से मिलकर जो होता है वो हमारा क्या बनता है, स्टार्च बनता है। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन होता है और वाटर का ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना, ये यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो ये यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो हमको ध्यान रखना है कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक, चलिए, और इसमें फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। जैसे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमको मिलता कहाँ से है, तो हमको वो एटमॉस्फेयर से मिलता है और वो डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू मिलता है। जैसे हमने पढ़ा है ना डिफ्यूज़न क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, तो डिफ्यूज़न से मिलता है। और जो हमारा वाटर होता है जैसे H2O, वो हमको कहाँ से मिलता है, वो हमको ज़मीन से मिलता है और वो ऑस्मोसिस के थ्रू मिलता है। ये ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जो है वो पौधे के डिफरेंट पार्ट में वाटर जो है वो पहुंचता है। तो ये चीज़ें भी हमको ध्यान रखनी है। और चलिए, यहाँ से इतना डिस्कशन बहुत है, वरना वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी। एक क्वेश्चन और बनता है कि क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो वो ध्यान रखिएगा, वो मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, Mg से। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है, तो ये जो लीव्स हमारी होती हैं ये श्वसन क्रिया करती है, यानी रिस्पायरेशन करती हैं और लीव्स में ही हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया होती है। लीव्स के थ्रू जो होता है वो ट्रांसपिरेशन भी होता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो लीव्स जो होता है वो पौधे का फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट किसको कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट जो होता है वो लीव्स को कहा जाता है, वे हमको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट क्या प्रदर्शित करता है, तो ये एवरेज वोल्टेज जो होता है वो प्रदर्शित करता है। ठीक है, और ओम्स लॉ एक पूछा जाता है, काफ़ी पूछा जाता है, जो कि इसी लाइट से ही संबंधित है, इलेक्ट्रिसिटी से ही संबंधित है। ओम्स लॉ, ओम्स को कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है V = IR। तो ये जो होता है ओम्स लॉ का इक्वेशन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, तो हम सभी जानते हैं किसी भी एटम के अंदर जो होता है ये न्यूट्रॉन होता है, ये प्रोटॉन होता है। ठीक, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, इसी को हम लोग सेल्स बोलते हैं। 4 सेल्स होते हैं, K, L, M, N, और इसी तरह से ब्लॉक्स भी होते हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। तो इसी के थ्रू हम ये पता करते हैं कि कौन से एलिमेंट किस ब्लॉक से संबंधित है। ठीक, और चारों तरफ हमारे क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रहते हैं, गिरते नहीं हैं, क्यों, क्योंकि इसके बीच में क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है और पूछा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, आप ये जो डिस्कशन हो रहा है इस पर भी फोकस करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वही एज इट इज़ तो उठ के आता नहीं है। तो ये क्रॉस क्वेश्चनिंग ज़रूरी रहता है और इसी के आधार पर क्वेश्चन बनता रहता है। और भी बातें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्जेस नहीं रहता है, ये नल होता है, और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन की खोज किया था J.J. थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज किया था आई थिंक रदरफोर्ड, यस रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। तो ये तीनों हमको जो डिस्कवरर हैं उनको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन नंबर 8 से 3-4 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन की खोज सबसे पहले गोल्डस्टीन ने भी की थी, लेकिन रदरफोर्ड ने इस पर ज़्यादा काम किया था, इसीलिए मोस्टली डिस्कवरर रदरफोर्ड को ही माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, थोड़ा सा लाइटिंग का इश्यू आ जा रहा है, वेट एक सेकेंड। चलिए नेक्स्ट है, शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर समृद्ध होता है, लेकिन इसकी लॉबस्टर का क्लासिफिकेशन जो होता है किससे संबंधित है, तो क्रिस्टेशियंस से संबंधित है। क्रिस्टेशियन से शरीर रचना का क्लासिफिकेशन संबंधित है, याद कर लीजिएगा। चलिए,
कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता अधिक होती है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, लेगुमिनस प्लांट के एग्जाम्पल में हम जैसे कह सकते हैं चना, दाल, जितने भी प्रोटीनस फूड होते हैं जैसे कि चना, दाल, मटर, ये सारे चीज़ में जो होते हैं इनके पौधों में नाइट्रोजन फिक्सीकरण की क्षमता अधिक होती है। क्यों अधिक होती है? क्योंकि जितने भी लेगुमिनस प्लांट होते हैं जिनसे हमें चना, दाल ये सब मिलते हैं, तो लेगुमिनस प्लांट में जो होता है राइजोबियम एक बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, जिसके कारण जो होता है ऐसे पौधों में नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो हमारा इसके लिए यहाँ पे चना, अगर ऑप्शन में चना, अन्न दलहन ना मिले तो लेगुमिनस प्लांट भी मिल सकता है। ठीक है, चलिए पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो क्षमता होती है वो किस बैक्टीरिया के थ्रू होती है, तो किसके थ्रू होती है? राइजोबियम बैक्टीरिया, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए राइजोबियम बैक्टीरिया। चलिए खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो जो हमारी फूड एनर्जी होती है उसको हम कैलोरी में मेज़र करते हैं कि हम किसी फूड में कितना कैलोरी गेन कर रहे हैं। तो इससे हम ध्यान रख सकते हैं कि फूड ऊर्जा को मापने की इकाई होती है वो क्या होती है? कैलोरी। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है ये भी इम्पोर्टेंट होता है, 4.2 किलो कैलोरी होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विद्युत धारा की इकाई यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है? तो वो है एम्पियर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। Q इज इक्वल टू IT से इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर हम चार्ज को और टाइम को यहाँ कन्वर्ट करते हैं तो I इज इक्वल टू Q/T फॉर्मूला होता है, ये भी हमको ध्यान रखना है। यानी कि इकाई समय में चार्ज का जो होता है रेशियो, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है कौन ना तो तत्व है ना ही यौगिक है? तो ये है कंपाउंड है, ये है एयर है यानी कि वायु है। नेक्स्ट है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? तो ये होती है चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा होती है। नेक्स्ट है फ्लावर्स की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी जो पुष्पों का अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो एंथोलॉजी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है, एंथोलॉजी। ऐसे ही कई सारे जो होते हैं जैसे फ्रूट के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से कई सारे हैं और भी याद नहीं आ रहा है हमको। फूलों का हो गया एंथोलॉजी, फ्रूट का हो गया पोमोलॉजी, और इंसेक्ट का होता है वो भी इंसेक्ट का एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मैं इससे रिलेटेड जो है और एक वीडियो में चर्चा कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? तो तांबे का विशाल भंडार जो है वो खेजड़ी क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, स्थित है। खेजड़ी एक ट्री होती है जो राजस्थान की फेमस ट्री है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड NCERT में मेंशन है। चलिए नेक्स्ट, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो वो है चावल। पत्तियों के 2 प्रमुख कार्य अभी मैंने बताया था, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, और जो हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो भी जो होता है लीव्स का जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। लीव्स को ही फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट भी कहा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो इससे रिलेटेड एक फार्मूला पूछा जाता है कि इसका फार्मूला क्या है? तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। लेकिन यहाँ पे अगर आपको वाटर का मॉलिक्यूल दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वाटर का मॉलिक्यूल हाफ होता है। ठीक है, CaSO4 हाफ H2। वहीं अगर जिप्सम का पूछ ले, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम को रिलेट करते हैं, तो जिप्सम का CaSO4 2H2O। ठीक, चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। सोने के आभूषण बनाते समय उनमें से कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो कॉपर मिलाई जाती है, ये ध्यान में रखना है, जिससे उसकी चमक काफ़ी दिन तक बरकरार रहती है। नेक्स्ट है अच्छा, जो आर्टिफिशियल गोल्ड होता है उसमें कॉपर का अमाउंट कितना होता है? तो ये हमको ध्यान रखना है, कॉपर 90% होता है, एल्युमिनियम 10% होता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिफिशियल जो गोल्ड होता है उसमें कितना % कॉपर और एल्युमिनियम होता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? तो
हाई टेम्परेचर की माप जो होती है वो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो इंद्रधनुष बनने का कारण है कि जब वायुमंडल में सूर्य की किरणें का जल बूंदों के द्वारा परिवर्तन, यानी जब सूरज की किरणों का जो जल की बूंदों के द्वारा परिवर्तन होता है तो वायुमंडल में इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ताप किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर से मापा जाता है। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। ठीक है। फीवर के लिए एक टेम्परेचर पूछा जाता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है और 37.5 या 6 डिग्री ये सेंटीग्रेड में होता है। कि जो फीवर का होता है कि आपको अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इतना है, अगर इससे ज़्यादा है तो आपको फीवर है। तो ये ध्यान रखना है कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में अगर पूछा जाएगा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तो 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हैं आज के 25 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए, और इसी 25 क्वेश्चन के मीडियम से हमने जो है लगभग 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। और भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सारे क्वेश्चन और डिस्कशन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग वृंदा क्लासेस। थैंक यू।